क्या हम कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते व बेच सकते हैं सर्कल रेट से कम रेट? और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें क्या इनकम टैक्स से कोई नोटिस आ सकता है? और उस नोटिस का रिप्लाई कैसे करना है, किन बातों का हमें ध्यान रखना है, दोस्तों पूरा वीडियो में डिटेल में समझाने जा रहा हूं। और साथ ही आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल लाइव केस स्टडी आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए वीडियो स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। गाइस, चैनल पे नए हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे लाल बटन को दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिले, आप उसे मिस ना करें। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाओ क्लिक करो और ज्वाइन करो, क्योंकि वहां पर आपको मिलेगी डेली फाइनेंस और टैक्सेशन रिलेटेड अपडेट। तो दोस्तों, ये बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है जो लोगों ने मुझसे बहुत पूछा है टेक्स्ट पे कमेंट करके कि क्या हम सर्कल रेट से कम की वैल्यू पर प्रॉपर्टी खरीद या बेच सकते हैं। पहले मैं बात करता हूं सर्कल रेट की और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी रेट की, क्योंकि ये जो डीएलसी रेट होती हैं ये डिफरेंट लोकेशन पे, डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग रेट हो सकते हैं। बेसिकली डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी रेट जो है, या जिसको सर्कल रेट भी कह सकते हैं, ये वो मिनिमम रेट होता है जिसपे स्टैंप ड्यूटी पे होती है जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीद व बेचते हैं। किसको पे होती है? सरकार को पे। यानी कि गवर्नमेंट ने अपने एक स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, जैसे मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली स्टेट के अंदर जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स है, नॉर्थ है, वेस्ट है, साउथ है, तो उनके अंदर जो भी सर्कल रेट गवर्नमेंट ने बना रखे हैं, जो भी डीएलसी रेट बना रखे हैं कि भाई इस रेट से कम की प्रॉपर्टी अपना खरीदना व बेचें, क्योंकि उस रेट पे क्या होना है, उस रेट पे सरकार को स्टैंप ड्यूटी पे होनी है। ऐसे अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के अपने डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अलग अलग रेट्स हो सकते हैं। अब जो मैंने आपको बताया कि सर्कल रेट और डीएलसी रेट, ये दोस्तों इन दोनों का मतलब है कि वो रेट, सिंपल भाषा में, जिसपे स्टैंप ड्यूटी सरकार को पे हो रही है, या मैं कह सकता हूं वो रेट जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वह बेच रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी की जो रजिस्ट्री आप कराने जाओगे वो सर्कल रेट पे कराओगे एज पर लॉ। अब मुद्दा आता है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी व बेची सर्कल रेट से कम रेट पर तो क्या होगा? दोस्तों, प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में मेरे पास बहुत सारे केस आते हैं। अभी रीसेंट केस की मैं बात कर रहा हूं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वीडियो में कि प्रैक्टिकल आपको लाइव केस स्टडी दिखाऊंगा। सो ये नोटिस है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक पर्सन ने एक प्रॉपर्टी खरीदी 12.5 लाख रुपए की, और 12.5 लाख की प्रॉपर्टी पे उसने क्या दे दिया? स्टैंप ड्यूटी अपनी पे कर दी, रजिस्ट्री करा दी प्रॉपर्टी की। लेकिन एक्चुअल में उस एरिया का जो डीएलसी रेट था, जो सर्कल रेट था, वो 18,25,000 रुपए बनता था। तो इस केस के अंदर जो ये डिफरेंस हुआ 5,75,000 रुपए का, वो इनकम टैक्स ऑफिसर ने क्या मान लिया? आपकी इनकम मान ली कि भैया जो आपने सर्कल रेट, जिस रेट पे स्टैंप ड्यूटी गवर्नमेंट को जानी चाहिए थी, उस रेट पे तो गई नहीं, आपने कम रेट दिखाकर, कम की प्रॉपर्टी खरीद कर, रजिस्ट्री कराकर उस पर कम रेट से उस पर स्टैंप ड्यूटी दे दी। तो गवर्नमेंट ने देखा कि भाई इस केस के अंदर तो क्या करना चाहिए, आप 5,75,000 को ट्रीट करेंगे कि इस पर्सन ने अपनी अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम करी है, अपनी इनकम जानबूझ के कम दिखाई है। सो नोटिस में आपसे पूछा जाएगा कि आप हमें यह बताओ कि ये जो 5,75,000 है ये आपकी इनकम में क्यों ना ऐड किए जाए। देखिए दोस्तों, आपको एक बात बता दूं मैं, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे व बेचते हैं और उस प्रॉपर्टी की कीमत जो है वो 30 लाख से ज्यादा की है, तो उस केस के अंदर जो आपके एरिया का जो भी रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टी होगा, जो प्रॉपर्टी जहां पे आपकी रजिस्ट्री होती है, जहां पे लिखित नामा होता है, तो वो जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार होता है वो क्या करता है, उन सारी प्रॉपर्टी की जो डिटेल्स है, यानी जिस पर्सन ने खरीदा, जिस पर्सन ने बेचा, उन सब की डिटेल्स, जैसे कि पैन नंबर और आधार नंबर, ये सब डिटेल रिपोर्ट कर देता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। किस केसेस के अंदर? जहां पे प्रॉपर्टी की जो कीमत है वो 30 लाख रुपए से ज्यादा है। लेकिन आपके मन में सवाल होगा, सर आपने तो कहा कि इस वाले केस में जो नोटिस की मैं बात कर रहा हूं, इसमें तो सिर्फ जो प्रॉपर्टी खरीदी वो तो 12.5 लाख की खरीदी और सर्कल रेट 18,25,000 का था, तो इस केस में भी रिपोर्ट होगी? यस, आप समझ सकते हैं, इस केस में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पर्सन को नोटिस भेजा है। सो कहने का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ 30 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो और कम रेट पे खरीद रहे हो तो दिक्कत हो सकती है। दिक्कत आपको 10 लाख की प्रॉपर्टी में भी हो सकती है, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी में भी हो सकती है। आपने ध्यान रखना है, क्योंकि इन सब ट्रांजैक्शंस को, जो ये 30 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी आप खरीदते हो, उस पर रजिस्ट्री कराते हो, तो रजिस्ट्रार के टाइम पे जो सारे डॉक्यूमेंट्स, डिटेल्स है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर दिए जाते हैं। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फिर वहां पे क्या चेक करता है कि इस पर्सन ने 30 लाख की जो प्रॉपर्टी खरीदी व बेची है, क्या इसने
प्रॉपर उसको जस्टिफाई किया है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में, प्रॉपर दिखाया है। अगर किसी ने बेची है तो क्या दिखाया है, अगर किसी ने खरीदी है तो जो उसकी पेमेंट्स करी है उसने कहां से करी है, क्या इन चीजों को उसने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाया है। इस चीज को जस्टिफाई किया जाता है। उसके बेसिस पे अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या इनकम टैक्स ऑफिसर को लगता है कि नहीं भाई इसने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है, तो उसको नोटिस जरूर जाता है। जरूरी नहीं है कि 30 लाख से ऊपर की आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, बेच रहे हो तो ही नोटिस आएगा। रीसेंट केस है दोस्तों जिसके अंदर प्रॉपर्टी की वैल्यू कम है, 30 लाख से कम है, रजिस्ट्री वैल्यू कम है, तो भी आपको चांस है कि आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। और इन सारी ट्रांजैक्शंस को कहा जाता है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, एसएफटी, जो कि आपका रिपोर्ट होता है एसएफटी फॉर्म के अंदर। ये फॉर्म कौन रिपोर्ट करता है, रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टी या बैंक्स वगैरह, जब आप हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस कर लेते हो तो ये सब रिपोर्टिंग होती है रजिस्ट्रार के द्वारा, किसको, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। नाउ अब आपको क्या करना है, देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज दिया क्योंकि एक्चुअल में जो सर्कल रेट थे वो तो ज्यादा थे और आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी वो कम रेट पे खरीदी, स्टैंप ड्यूटी सरकार को कम रेट पे दी है, तो आपकी तो इनकम मानी जाएगी 5,75,000 रुपए की। अब क्या करें, तो अब आपके उसके ऊपर क्या देना पड़ेगा, इनकम टैक्स देना पड़ेगा। और इसके अलावा इतना ही नहीं, आपको उसके अंदर सेक्शन 270A के हिसाब से पेनल्टी भी देनी पड़ेगी, जो कि 50% ऑफ टैक्स आपका निकलेगा। इसके अलावा इंटरेस्ट जो लगेगा वो अलग है, क्योंकि सेक्शन 270A आपका लगता है अगर आप अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम करते हो या मिस रिपोर्टिंग ऑफ अपनी इनकम करते हो, तो आपको 50% वहां पे टैक्स देना पड़ेगा और इंटरेस्ट अलग से देना पड़ेगा। अब इसी में मैं दूसरा पॉइंट ऐड करता हूं कि आपने जो मान लो पेमेंट जो करी, जो इस नोटिस में जो मेरे पास नोटिस आया है, इसमें यह भी मेंशन है कि जो असेसी ने पेमेंट करी है वो कैश में करी है। अब देखो कितनी बड़ी गलती करी है, एक तो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराई है प्रॉपर तरीके से, कम पे कराई है और उसकी पेमेंट कैश में करी है। अब मुद्दा दोस्तों ये नहीं है कि आपने पेमेंट कैश में कर दी है, पेमेंट आपने कैश में करी तो उसकी जस्टिफिकेशन आपके पास क्या है। जस्टिफिकेशन, मेरा कहने का मतलब है आपको इसमें क्या स्टेप उठाना है कि जो कैश में आपने पेमेंट करी, सपोज 12.5 लाख की प्रॉपर्टी में आपने 10 लाख रुपए कैश दे दिया, तो अब आपसे इनकम टैक्स ऑफिसर पूछ रहा है कि 10 लाख रुपए आया कहां से। सो आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट देनी है, प्रॉपर आपने जस्टिफाई करना है कि वो 10 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट से उस टाइम पे, जिस टाइम पे आपने प्रॉपर्टी खरीदी है उसके आसपास वो पैसा आपके अकाउंट से निकला हो। और अकॉर्डिंगली इसके अंदर मैं तीसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऐड करूंगा। ये नोटिस आने का सबसे बड़ा दोस्तों कारण क्या था कि इसके अंदर असेसी ने क्या किया, अपनी आईटीआर फाइल नहीं करी। और कारण क्या हो सकता है कि हस्बैंड ने प्रॉपर्टी वाइफ के नाम पे खरीद ली, पेमेंट खुद कर दी, इसका मतलब हस्बैंड जो यहां पे वाइफ है वो हाउस वाइफ है बेसिकली। सो उस केस के अंदर ना तो उन्होंने आईटीआर फाइल करी और उस केस के अंदर जस्टिफिकेशन भी नहीं दे पाए कि जो पेमेंट हुई थी अगर वो हस्बैंड ने करी है तो हस्बैंड के अकाउंट से 10 लाख रुपए निकला है, जो कि नहीं निकला। सो इस केस के अंदर उस 10 लाख को यहां पे क्या मान लिया गया, 10 लाख को मान लिया कि ये आपका अनएक्सप्लेन्ड मनी है, यानी कि आप इसकी जस्टिफिकेशन नहीं दे पाए, तो ये आपकी इनकम है एज पर सेक्शन 69A के हिसाब से। अब इसके ऊपर भी पेनल्टी दोस्तों लगती है, जो कि सेक्शन 271AA के हिसाब से लगती है, वो भी 50% आपका लगेगा, जो भी आपका टैक्स पेबल होगा। सो आप देख सकते हैं कि कितनी दिक्कतें एक केस के अंदर हो सकती है। सो ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी आपने सर्कल रेट से कम खरीदी तो आप बच गए। और दोस्तों मैंने इस वाली वीडियो में पूरा डिटेल में समझा रखा है कि आप कैश कितना दें प्रॉपर्टी खरीदते हुए बेचते वक्त, तो इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। बहुत जरूरी वीडियो, आप जाके देखें जरूर ताकि आपको नॉलेज हो इस चीज की, और शेयर जरूर करें वीडियो को। सो मैं आपसे एक ही एडवाइस करूंगा कि आप हमेशा जब इस तरह के नोटिस आते हैं तो आप किसी भी प्रोफेशनल से, किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्रॉपरली डिस्कस करके उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप उठाएं। आप अपने बेसिस पे कुछ भी डिसीजन ना ले, क्योंकि इस तरह के केस में दोस्तों जब लोगों को उस टाइम जब प्रॉपर्टी खरीद रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं, जब तो प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन बाद में प्रॉब्लम कब आती है, जब नोटिस आ जाते हैं। अब ऑब्वियसली ये कोई प्रोफेशनली, क्योंकि सारा दोस्तों अभी ऑनलाइन प्रोसेस है और जरूरत पड़ती है तो उस केस में आपको हियरिंग पे भी बुलाया जा सकता है, जरूरत पड़ती है तो, अदरवाइज ऑनलाइन ही आपको रिप्लाई करना पड़ेगा। सारे एविडेंसेस जितने भी प्रूफ हो गए वो ऑनलाइन आपको अपलोड करने पड़ेंगे। सो हायर समवन जिसको प्रोफेशनली नॉलेज हो। और अगर आप हमारी एक्सपर्ट टीम से बात करना चाहते हो और कंसल्टेंसी लेना चाहते हो हमारे इन सब इनकम टैक्स के नोटिस के बारे में, सो आप नीचे जो नंबर पे कॉल कर सकते हो, हमारी टीम से बात कर सकते हो। सो इसलिए ध्यान रहे कि आप कोई भी प्रॉपर्टी जो खरीद रहे हैं और रजिस्ट्री करा रहे हैं तो उसकी सर्कल रेट से रजिस्ट्री कराएं, उसे कम वैल्यू पर ना दिखाएं, क्योंकि इस केस में जब प्रॉपर्टी आप 10 लाख की खरीद रहे हो, 5 लाख की खरीद रहे हो या 1 करोड़ की खरीद रहे हो, पूरे चांसेस है आपको किस चीज के,
इनकम टैक्स नोटिस आने के। दोस्तों मैं डरा नहीं रहा, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकली जब 10-10, 5-5 लाख के केसेस में भी आपको नोटिस आ सकते हैं, सो 30 लाख से ऊपर तो वैसे भी रिपोर्टिंग होती है जो रजिस्ट्रार करता है। सो इस केस के अंदर क्या हुआ था बेसिकली कि रजिस्ट्रार ने कर तो दिया, लेकिन पर्सन ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की। सो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी क्वेरी, कुछ भी सजेशन तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हमारी टीम आप तक पहुंचकर इसका रिप्लाई करेगी। और दोस्तों इस वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड किया होगा। इसे दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे लाल बटन उसको दबाएं ताकि ऐसे वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू।